सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रिट्स के बारे में। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो रिट्स जो टॉपिक है ये आपका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, या हम ये कह दें कि ये जो रिट्स है, ये रिट्स बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 और 226 में मेंशन है। हाँ, जाहिर सी बात है 226 आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन ये रिट्स के बारे में आज हम लोग समझने वाले कि ये रिट्स जो बेसिकली है, ये है क्या और कितने टाइप्स के रीड्स होते हैं, और उसको एक अच्छे तरीके से एक लेमन टर्म में सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रीड्स के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। ये जो टर्म है ये बेसिकली इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ओरिजिन भी आपका इंग्लैंड का ही माना जाता है। लेकिन ये रीड्स इशू क्यों किया जाता है? रीट्स इशू करने के पीछे रीजन क्या है कि एक इंडिविजुअल के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो इंडिविजुअल के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए या फिर उसको सेफ गार्ड के लिए इशू की जाती है। तो क्या हम ये कहते हैं कि ओनली आर्टिकल 32 ही है? नहीं, ओनली आर्टिकल 32 नहीं है। आर्टिकल 32 के अलावा 226 भी है। लेकिन क्या यही है? नहीं, इसके अलावा भी आर्टिकल 13 है और 359 भी है। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म है कि आर्टिकल 359 ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आर्टिकल अगर हम बात करें 13 के बारे में और आर्टिकल 359 के बारे में बात करें, तो ये जो दोनों आर्टिकल है, ये दोनों आर्टिकल भी इंडिविजुअल के जो राइट्स है वो सेफगार्ड करने में कहीं न कहीं एक हेल्पफुल भूमिका निभाते हैं। कैसे? आर्टिकल 13 जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को एक राइट देता है कि जुडिशियल रिव्यू के लिए। आर्टिकल 13 को लेकर इतना विवाद हुआ, हम लोग कभी पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में, डॉक्ट्रिन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं, आर्टिकल 13 भी जो है ना इंडिविजुअल के राइट्स की ही बात करता है। आर्टिकल 359 बात करता है कि इमरजेंसी के अलावा, एक्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी, आप जो राइट्स है, इंडिविजुअल राइट्स, इसको आप छीन नहीं सकते हैं। तो 359 ये इंश्योर करता है कि एक इंडिविजुअल के राइट्स को छीनने के लिए या लेने के लिए या हटाने के लिए आपको इमरजेंसी की सिचुएशन लानी पड़ेगी। यानी कि 359 352 की हम बात कर रहे हैं ना। तो ये हो गया। लेकिन इसके अलावा जो हम आज बात करने वाले आर्टिकल 32 और 226 के बारे में। आर्टिकल 32 और 226 दोनों काम एक ही है। और हम कहीं ये कहें कि ये तो आपका जो है ना आर्टिकल, ये तो आपका फंडामेंटल राइट में आपका कवर होता है ना। क्योंकि ये अपने आप में आर्टिकल 32 जो है ना, ये फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं। बी आर अम्बेडकर जो है ना, अम्बेडकर, ये कहते हैं कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसी आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये माना जाता है, ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक बात आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या वो ये है कि ये जो है ना आर्टिकल 226 और 32, ये अगर आपका फंडामेंटल राइट्स है तो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, ये जाहिर सी बात है कि मतलब ये फंडामेंटल राइट्स के को प्रोटेक्ट करता है और इसको सेफगार्ड के लिए भी काम करता है। लेकिन 226 आपके फंडामेंटल राइट्स में कवर नहीं होता है ना। दोनों का फंक्शन एक ही है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा फंक्शन जो है ना, ज़्यादा बोल सकते प्रॉपर्टी जो है ना, ये 226 के बारे में है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 32 जो है ना, ये ओनली फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन 226 जो है ना, ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी है। प्लस यहाँ पर जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं उसके लिए भी है। यानी अदर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए भी प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है। मतलब कोई भी अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इसके रिगार्डिंग भी हम रिट्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 226 यूज करके। ठीक है? यहाँ पर अगर आपको बातें समझ में आ गई। लेकिन अब एक सवाल उठ के ये आता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो आप पहले कहाँ जाएंगे? अगर मान के चलिए कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो गया, ठीक है, तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाएँगे या हाई कोर्ट जाएँगे? क्योंकि हाई कोर्ट इश्यू करता है आपका आर्टिकल 226 यूज़ करके, और सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल यूज़ करता है 32 यूज़ करके। तो आप कहाँ जाएँगे? तो जो सबसे नज़दीक हो, हाई कोर्ट आपका नज़दीक ही होता है बेसिकली, और दिल्ली हो तो सुप्रीम कोर्ट नज़दीक हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर जा रहे हैं, तो दिल्ली में भी एक हाई कोर्ट अपना है ना? तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो आपसे वहाँ पूछा जाए कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि मतलब ये चीज़ें पहले थी क्या? ये चीज़ें पहले नहीं थी, है ना? आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो हाई कोर्ट में सबसे पहले जाना ये कंपल्सरी है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चीज़ें क्या शुरुआत से थी? नहीं, शुरुआत से नहीं थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। एक केस आया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है, आपको हम बताना चाहते हैं। यस, ये केस था आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पॉल मानिकाम। ठीक है? ये आपका केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आ रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों हाई कोर्ट पहले नहीं आपने अप्रोच नहीं किया। इसके बाद आप
मतलब आपको एक लॉजिकल बोल सकते हैं, एक रीज़न देना पड़ेगा कि आपने क्यों हाई कोर्ट का अप्रोच नहीं किया, है ना? उसके बाद आप चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठ के ये निकल के आ रहा है, हाई कोर्ट अगर आप गए पहले, तो हाई कोर्ट अगर मना कर दिया तो? हाँ, एक रीज़न ये बन गया, सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में अगर आपका जो फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है, यहीं पर आपका रिजॉल्व कर लिया जाता है, तब तो सही है ना? अब दूसरी बात यहाँ पे निकल के ये आता है कि जो दो हमारे पास आर्टिकल 32 और 226 दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स अपने आप में है और ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एक तो बात ये है। 226 फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, प्लस ये अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज होते हैं उसके लिए भी है, आपके इशू रिट्स किए जाते हैं, मतलब पिटिशन किए जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस क्या है, मतलब इसके टाइप्स क्या हैं। देखिए, टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स के लिए बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। इसके टाइप्स में इसके टाइप्स में पहला जो टाइप्स आता है वो आपका हैबियस कॉर्पस आता है ना? हैबियस कॉर्पस आता है। ये जो हैबियस कॉर्पस है, ये बेसिकली डील इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है? ये तो ग्रीक वर्ड है ना, इसका बेसिकली टर्म के मीनिंग क्या होता है? टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी, मतलब आप बॉडी को आप प्रेज़ेंट करना आपको। किस सेंस में? देखिए, हैबियस कॉर्पस की जब बात करते हैं तो इसमें अगर आप किसी को इलीगल किसी को डिटेन किए हैं, तो आपको विदिन 24 आवर्स आपको उस बॉडी को प्रेज़ेंट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ये दोनों इश्यू कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट अगर ये इश्यू करता है तो आपको 24 सुप्रीम कोर्ट आपको विदिन 24 आवर्स इसको प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आप इसको डिटेन क्यों किए? अब सोच सकते हैं कि किसी अब पुलिस तो किसी को भी डिटेन कर लेती है, तो कुछ-कुछ कंडीशन है कि इसको छोड़ के अगर आपको डिटेन किया जाता है तो आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा। तो ये 4 एक्सेप्शंस हैं। तो जो 4 एक्सेप्शंस हैं, ये बेसिकली इसमें सबसे पहला ये है कि अगर आपका डिटेंशन लीगल तरीके से हुआ, ये तो इलीगल था, लेकिन अगर लीगल तरीके से हुआ तो ये आपका जायज़ माना जाएगा। दूसरी बात ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर आपने उल्लंघन किया है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको डिटेंशन लीगल माना जाएगा। थर्ड में ये कि अगर आपका डिटेंशन जो है ना जो कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है इसके बाहर है, यानी कि जो कोर्ट्स में आप अप्रोच किए उसके जुरिसडिक्शन से बाहर है, यानी कि आउट ऑफ जुरिसडिक्शन से है ना? तो ये भी आपका माना जाएगा कि एक्सेप्शंस माना जाएगा। लास्ट में आपका है कि जो अगर कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर इशू कर देता है कि डिटेन करने के लिए, तो ये भी आपका मतलब इसमें एक्सेप्शन ये मान सकते हैं। मतलब ये 4 को छोड़कर अगर आपका डिटेन होता है, तो ये इलीगल माना जाएगा। तो हैबेयस कॉर्पस में बेसिकली ये चीज़ें डील की गई है। अब ना एक सवाल यहाँ से निकल के आता है, एक केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको मालूम होना चाहिए। जो केस है, जस्ट अ सेकंड, यस, जो केस है, वो केस ये है, यस, कि रुदुल शाह रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना? स्टेट ऑफ बिहार। ये जो केस है, इस केस में बेसिकली ये कहा गया कि हुआ क्या था इसमें कि एक पर्सन को जो उनका जो पनिशमेंट था, जो सज़ा था, वो सज़ा से वो 14 साल एक्स्ट्रा उन्होंने सज़ा वो उन्होंने काटा था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जब इनके रिगार्डिंग जब पिटीशन फाइल किया गया, रिट्स पिटीशन, अब होता क्या है कि अब रिट्स कौन फाइल कर सकता है? तो हैबेयस कॉर्पस में आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है, अब इंडिविजुअल अगर डिटेन में है तो वो कैसे फाइल करेगा? तो ये कहा गया कि इस इंडिविजुअल के फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में कोई भी ये फाइल कर सकता है। ठीक है? अब अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, क्या कोई अजनबी फाइल कर सकता है? नहीं, अजनबी यहाँ फाइल नहीं कर सकता है ना? मतलब उससे कोई करीबी फाइल कर सकता है। अब यहाँ पर 14 इयर्स एक्स्ट्रा वो सज़ा वो काटा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ ये कह दिया इस केस रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में कि अगर कोई भी पर्सन इलीगली डिटेन किया जाता है और सज़ा से एक्स्ट्रा वो अगर जो सज़ा वो काट रहा है, जो जो किया गया था, तो यहाँ पर उन्हें एक्ज़ेम्पली जो डैमेज है, रिवॉर्ड, वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये देने की बात और इन्हें दिया भी गया। तो ये बात है कि अगर कोई भी सज़ा से एक्स्ट्रा वो सज़ा काट रहा है, जो मतलब अलॉटेड है उससे ज़्यादा, तो यहाँ पर उनको एक्ज़ेम्पलरी डैमेज रिवॉर्ड दी जा सकती है। ठीक है? तो ये रहा हाबियस कॉर्पस के बारे में। दूसरा जो है ना, दूसरा आपका जो अ, टाइप्स है, वो आपका है, यस, दूसरा आपका है आपका टाइप्स मैंडेमस। देखिए, मैंडेमस, मैंडेमस में क्या होता है? देखिए, मैंडेमस में बेसिकली एक ग्रीक टर्म है, इसका मीनिंग होता है वीक कमांड। वीक कमांड जो है ना, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये बेसिकली पब्लिक ड्यूटी अगर नहीं कोई कर रहा है, कोई पब्लिक अथॉरिटी या ये हम ये कहें कोई अथॉरिटी, तो उसके रिगार्डिंग ये इश्यू की जाती है। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, स्टैट्यूटरी हो, नॉन स्टैट्यूटरी हो, ट्रिब्यूनल हो, अगर ये या जो जुडिशियल बॉडी है,
अगर ये यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहे, पब्लिक ड्यूटी की बात कर रहे हैं, है ना? पब्लिक ड्यूटी की बात करें, अगर एक आईएएस ऑफिसर हो, अगर वो अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर ये मैंडेमस इशू की आती है किसकी तरफ से? तो कोर्ट की तरफ से, कि आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कीजिए, है ना? एक बहुत अच्छा इसमें केस है, इसमें बेसिकली गुजरात स्टेट फाइनेंस फाइनेंस कॉरपोरेशंस वर्सेस लोटस लोटस होटल। यहाँ पे बात ये हुई थी कि ये जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये लोटस होटल में इन्वेस्ट करेंगे, ये पब्लिक ड्यूटी के लिए मतलब यहाँ पर फंड देंगे। तो ये जो लोटस कॉर्पोरेशन है इन्होंने यहाँ पर साफ साफ फिर बाद में मना कर दिया, बात रखी लेकिन बाद में मना कर दिया। तो यहाँ पब्लिक ड्यूटी की बात आती है, पब्लिक ड्यूटी के लिए इन्होंने यहाँ पर फंड देने की बात की थी लेकिन यहाँ मना कर दिया गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि ये तो आपकी पब्लिक ड्यूटी बनती है तो ये आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए केस की बात करें क्योंकि ये केस कहीं कि आपको बुक में नहीं मिलेगा, आप किसी बुक में ढूंढेंगे आप इस केस आपको मिलेगा नहीं, इसलिए केस हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए थर्ड में यहाँ पर है सर्टियोरेरी। कुछ कुछ लोग इसको सर्चियोरेरी पढ़ते हैं, कुछ लोग सर्चियोरेरी पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपकी जैसी इच्छा, सर्टियोरेरी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, है ना। टू बी सर्टिफाइड का मीनिंग क्या हुआ कि अगर यहाँ पर होता क्या, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। होता यहाँ पे ये कि यहाँ भी कमांड दी जाती है, ऊपर भी कमांड था, कमांड किसके लिए था? पब्लिक ड्यूटी करने के लिए कमांड दी जाती है पब्लिक अथॉरिटी को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी उसको। यहाँ पर भी कमांड की बात की जा रही है, यहाँ पर कमांड किसको? तो यहाँ पर जो हायर कोर्ट है ये लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट के यहाँ दी जाती है। तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट की जब देती है तो यहाँ किस सिचुएशंस में, अगर लोअर कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन कोर्ट किया जुरिस्डिक्शन में, उन्होंने अगर उनके जो डिसीजन को रिव्यू करने के लिए, अब यहाँ पर जो लोअर कोर्ट है उनके जुरिस्डिक्शन के रिव्यू करने के लिए अगर ली जाती है, तो रिव्यू किस किस कंडीशन में होगा? तो अगर रिव्यू करने के लिए या तो जो जजमेंट है वो आपका इलीगल होना चाहिए या नॉन जस्टिसेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोला गया कि रिव्यू करने के लिए कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है। सबसे पहला ये कि एक्सेसिव ऑफ जो जुरिस्डिक्शन है वो होना चाहिए, तो यहाँ पर रिव्यू हो सकता है, यानी कि एक्सेसिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। इसके बाद लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि जुरिस्डिक्शन जुडिशरी के पास में लैकिंग है जो सजा मतलब जो जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग, तो ये हो गया। इसके बाद में थर्ड में आपका आता है कि एक्सेसिव लैक, और आपका हो गया कि मतलब जैसे कह सकते हैं कि कोई अपील कर दिया हो ना, तो उस कंडीशन में, तो यहाँ पर इस कंडीशन रिव्यू कर सकती है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कमांड कब दी जा रही है, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ पर लोअर कोर्ट कोई फैसला सुना चुकी है, फैसला सुनाने के बाद में यहाँ पर जो हाई कोर्ट या जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो यहाँ पर कमांड भेजती है कि आप ये केस को मेरे पास ट्रांसफर कीजिए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं लैकिंग है जुरिस्डिक्शन में, कहीं कहीं एक्सेसिव है जुरिस्डिक्शन में। तो ये सर्टियोरिटी जो ना ये यूज किया जाता है। इसी में ना आपको बताना चाहते हैं कि कुछ केसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए क्या ये मतलब इम्प्लीमेंट कभी हुआ है? यस हुआ है। आपको बता दें कि ए क्राई पख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। ए क्राई पख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी। प्लस और एक फेमस केस था गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस एपीएसआरटीसी, नागेश्वर सॉरी गुल्लापल्ली नागेश्वर वर्सेस एपीएसआरटीसी। इस केस में भी कहा था कि मतलब यहाँ पर जो जजमेंट था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया था। कमांड मतलब कमांड दिया गया था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फैसला आ चुका है हाई लोअर कोर्ट के द्वारा, अब उस फैसले को अब रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने पास में ट्रांसफर करवा लेती है। तो यहाँ फैसला आ चुका है, इसके क्योंकि इसके नेक्स्ट बात में ये तीसरा हो गया ना, क्योंकि इसके नेक्स्ट बात जो हम बात करेंगे वो आपका जस्ट मिलता जुलता होगा। तो फोर्थ में जो है ना आपका प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन है। तो प्रोहिबिशन में आप ये देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्या होता है, टू फॉरबिड होता है इसका मतलब लिटिल मीनिंग टू फॉरबिड। देखिए एक आपने टर्म सुना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आपने ये सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आपने ये टर्म सुना है तो आपने ये टर्म यहाँ से लिंक कर सकते हैं। क्योर मतलब चीजें सही होगी, मतलब क्योर का मतलब आप ये सर्टियोरी मान के चलिए, ठीक है। सी सी प्रिवेंशन यानी कि किसी चीज को रोक रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन रोकना, यानी कि जजमेंट ये भी किसके लिए, तो ये आपका जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के लिए होता है ना। लेकिन लोअर कोर्ट यहाँ पर अभी तक कोई डिसीजन ली नहीं है, अभी तक लोअर का जुरिस्डिक्शन भी आया नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये यूज किया जाता है। तो प्रिवेंशन जो होता है, ध्यान दीजिए, प्रिवेंशन की रोकने के लिए होता है, तो प्रोहिबिट प्रिवेंशन। तो यहाँ पर अभी जजमेंट आया नहीं है लेकिन यहाँ पर रोकने के लिए यहाँ पर ये यूज किया जाता है।
ठीक है। दूसरा ये क्योर जो है ना, ये क्योर जो सर्टियोरेट था उसके लिए, यानी कि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, अब जजमेंट को रिव्यू करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने पास में केस को ट्रांसफर करती है। तो दोनों का आई थिंक कि दोनों का डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा। पांचवा जो है वो आपका कोवारंटो है। कोवारंटो है मतलब क्या हुआ कि इसका मीनिंग हुआ बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम ये बोले आपसे कि कोई भी मतलब जैसे सपोज कीजिए कि एक आईएएस ऑफिसर है ना, है ना? आप जान रहे हैं ये आईएएस ऑफिसर है ना, टैग इससे लगा नहीं होता है, लेकिन मान चलिए कि आईएएस ऑफिसर अपने आप को ये कह रहा है, और आईएएस ऑफिसर होने के नाते ये इनका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी प्रॉपर तरीके से वो कर रहा है, मतलब वो ड्यूटी भी कर रहा है, ठीक है, ड्यूटी कर रहा है, और आपको लग रहा है कि ये आईएएस ऑफिसर कहीं ना कहीं डाउट है कि ये नहीं हो सकता है। तो आपको अगर डाउट है, तो अगर आपको डाउट है आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, किनसे, इनसे, ये तो बताएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये इनके पास में अथॉरिटी है नहीं, ठीक है, किस अथॉरिटी से ये कर रही है, अगर ये आईएएस ऑफिसर का जो कुर्सी है इसके लिए ये एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है, तब आपको एक अच्छा रैंक लाने के लिए आप आईएएस लाते, फिर आईएएस बनते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर अपना रौब दिखा रहा है कि यार हम एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो किस अथॉरिटी से आप कर रहे हैं, आप एक आम इंसान हो, आप आईएएस का टैग लगा के आप इस तरीके की मतलब ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको अथॉरिटी किसने दी है, किस अथॉरिटी से आप कर रहे हैं। तो ये आपको कोवारंटो का आ गया, ठीक है। एक इसका उल्टा भी हो सकता है कि आईएएस ऑफिसर है और वो ड्यूटी वो मतलब अथॉरिटी वो अपने हाथ में ले चुका है जो इनके पास में दिया नहीं गया है। ये कुछ जुडिशरी की कुछ जो पावर जैसे होती है, लेकिन जुडिशरी एक्सेसिव जुडिशरी पावर ये अगर कुछ शो कर रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में आप पूछ सकते हैं, अगर ये नहीं बताएगा तो आपको वारंटो का रिट्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। मतलब सिंपल सी बात है कि आपके पास क्या अथॉरिटी है कुछ करने के लिए। अगर जो एक ट्रैफिक पुलिस है, वही एक ट्रैफिक पुलिस क्या होता है ना, कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस के पास अगर सिंगल सितारा है एटलीस्ट, तभी वो आपका चालान काट सकता है। अगर सितारा नहीं है तो वो चालान काट नहीं सकता, अगर आपको मालूम ना हो तो। लेकिन कभी-कभी हो सकता है कि हो जाता है कि आपने देखा हो कि ये चालान काट रहा है, ठीक है, लेकिन कोई स्टार नहीं है। तो आप उस वक़्त पैसे देते हैं, जो है ना फाइन जो लगता है। लेकिन जब भी स्टार हो तभी उसको पैसे दीजिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं होना चाहिए। आपको मतलब ये मालूम ना हो, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं जब स्टार हो तभी आपका चालान वो काटने के लिए एलिजिबल होता है, तो अथॉरिटी उनके पास होती है। तो अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो आप को वारंटो फाइल कर सकते हैं। आपका इतना राइट है कि अगर उसके पास स्टार नहीं है, फाइन का कर दिया गया है, तो आपको वारंटो का जो रिट पिटीशन वो फाइल कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा इसके बारे में। एक जो पाँचों टाइप्स के बारे में एक चीज़ जो को-वारंटो अलग करती है, एक जो को-वारंटो है कोई भी एनीबॉडी, कोई भी पर्सन इस रिट्स को फाइल कर सकता है। अगर किसी के साथ कुछ भी हुआ है तो कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी मतलब आम इंसान जो जो मतलब इसको पहचानता नहीं हो, वो भी फाइल कर सकता है को-वारंटो को लेकर। मतलब ये कोई इंसान है जो इसको नहीं जानता, मतलब ये कौन, ये खामखा, ठीक है? तो ये भी फाइल कर सकता है। ये एक अच्छी बात होती है, ठीक है? तो आई होप कि ये पूरा जो केस है, पूरा जो रिट्स पिटीशन है, आई होप कि इसके बियॉन्ड आपको नहीं जानना है। बाकी पीएचडी करने के लिए दुनिया तो पड़ी हुई है, दुनिया दुनिया प्लस बुक गूगल पड़ी हुई है। लेकिन आपको कहाँ तक जानना है, ये चीज़ें आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।